बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि अगर हमारे रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर का प्रॉब्लम हो जाए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और मेन जो है वो जी कि कंडेंसर का कैसे पता चलेगा कि कंडेंसर किस साइज़ का लगाना है, और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा कंडेंसर लीक है या पूरे फ्रिज में लीकेज क्या है। तो आज की कंप्लीट वीडियो में ये तमाम डिटेल्स आपको मिलेंगी। मेरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा, और वीडियो देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल में लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और पास दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, आपको वर्किंग की तरफ लेके चलते हैं। ये हमारे पास एक ओपन कंडेंसर हमने अटैच कर लिया है, और इसका साइज़ निकालेंगे कैसे, इसको प्रेशर कैसे देंगे, और इंटरनल कंडेंसर की जगह एक्सटर्नल कंडेंसर कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत हमारी होती है जी एक्सटर्नल कंडेंसर से, पहले इंटरनल कंडेंसर से। इंटरनल कंडेंसर को हमने एक तरफ से प्रेशर देना है, वो आपकी मर्ज़ी है, राइट साइड से दे लें या लेफ़्ट साइड से दे लें। एक साइड से प्रेशर देना है और दूसरी साइड आपने डेड कर देनी है। उससे आगे आपने सोल्डरिंग या ब्रेजिंग जो भी है वो कर देनी है। उसके बाद आपने प्रेशर कितना देना है दोस्तों, आपने इंटरनल कंडेंसर को मैक्सिमम 60 से 70 प्रेशर PSI चाहे ऑल रेफ्रिजरेंट से आप प्रेशर दे सकते हैं, और उसके अलावा नाइट्रोजन या कंप्रेसर से भी प्रेशर दे सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, प्रेशर आपने जिस चीज़ से मर्ज़ी दे लें, लेकिन बेहतर यही है या नाइट्रोजन से प्रेशर दें या फिर कंप्रेसर से प्रेशर दें। जी, तो प्रेशर देने के बाद आपने यूनिट को मैक्सिमम 1-2 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि हमें लीकेज का फाइनली पता चल सके कि हमारी जो लीकेज है वो इंटरनल कंडेंसर में है या फिर फ्रीज़र में। तो इन तमाम चीज़ों को आपने जहन में रखना है, प्रेशर कितना देना है। और इंटरनल कंडेंसर को आपने प्रेशर देना है तकरीबन 60 PSI, और फ्रीज़र को आपने प्रेशर देना है तकरीबन 40 PSI। अटैच कर दिया है, और अब आपके जहन में आ रहा होगा ये कंडेंसर का जो साइज़ है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों, कंडेंसर का जो साइज़ है वो आपके कंप्रेसर के साथ पता चलता है कि, और फ्रिज कितने क्यूबिक लीटर की है। तो जिस हिसाब से फ्रिज का साइज़ होगा उसी हिसाब से हम इंटरनल कंडेंसर की जगह एक्सटर्नल कंडेंसर ऐड करेंगे। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि जो हमने एक्सटर्नल कंडेंसर ऐड करना है, क्या इसको फ्लशिंग की ज़रूरत होगी। जी, तो दोस्तों, नए कंडेंसर को फ्लशिंग की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी ये वॉशेबल होते हैं क्योंकि ये यूज़ नहीं होते। तो चलिए आपको वीडियो की तरफ मज़ीद डिटेल्स के साथ ले कर चलते हैं और आपको तरीका समझाते हैं कि किस तरीके से हमने ऐड करना है। तो चलिए, ये जैसा कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में आपने कंडेंसिंग का जो रद्द अमल है वो पहले आपको समझना ज़रूरी है। जैसे कि डिस्चार्ज से अभी गैस, मैंने एग्ज़ाम्पल आपको दिखा रहा हूँ कि गैस ऐसे घूमी, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ वैसे वैसे गैस ने सारा अपना साइकिल कंप्लीट किया। ये आपको मैं पहले ओल्ड कंडेंसर की जो डायग्राम है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद गैस ऐसे इसी पाइप से नीचे आ गई, ठीक है। जैसे जैसे पाइप के साथ गैस नीचे आई वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से गैस ने जो अपना साइकिल है वो कंप्लीट करना होता है। ये जो अब पाइप आ रहा है कंडेंसर का, ये बेसिक इंटरनल कंडेंसर के साथ अटैच था, नीचे था। तो मैंने इसको बेंड कर लिया है, जहाँ से मैंने प्रेशर दिया है ये अगर जेन्युइन फिटिंग में देखी जाए तो ये पाइप वहाँ पे कनेक्ट होता है। अब हमने चूँकि एक्सटर्नल कंडेंसर लगाना है तो एक्सटर्नल कंडेंसर के लिए हमने इसको थोड़ा सा बेंड कर लिया है। एक साइकिल हमारा हो गया कंप्लीट। अब कंडेंसर की दूसरी साइड पे चलते हैं। तो ये जो अब पाइप मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इंटरनल कंडेंसर से होता हुआ कंप्लीट एक्सटर्नल कंडेंसर में आता है, जो कि जेन्युइन कंडेंसर लगा होता है, और अपना साइकिल कंप्लीट करने के बाद फ़िल्टर से गैस को डिस्चार्ज कर देता है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से ये पाइप कनेक्ट था, ये गैस ऊपर गई, ये देखें ऐसे मेरे हाथ के साथ सेम साइकिल बना, ठीक है। ये आपने अपने जहन में कंडेंसर का जो साइकिल है रेफ्रिजरेंट का वो बनाएंगे, उसके बाद ही आप इसको अटैच कर सकते हैं।
या आपने इसमें कोई तुक्का शुक्का नहीं लगाना और ना ही लगा सकते हैं। तो ये जो पाइप मैं अब आपको दिखा रहा हूँ ऊपर वाला, ये यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ था, ठीक है। और फ़िल्टर के साथ अब हमने जहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ था उस पाइप के साथ हमने नया कंडेंसर ऐड कर देना है, जो कि अभी मैं आपको मार्किंग करके भी दिखाऊंगा। ये तो हमारा पुराना कंडेंसर है और ये हमने साइकिल कंप्लीट किया। ये मैं आपको दोबारा समझाने के लिए एक दफ़ा जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये ऐसे गैस आती है, ये यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ था और फ़िल्टर की जगह हमने नया एक्सटर्नल कंडेंसर जो ऐड करना है वो ऐड कर देना है, ठीक है। अब बात आएगी जी सोल्डरिंग की और उसके बाद ब्रेजिंग की। तो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग जो आपने करनी है तो वो आपने अच्छे तरीके से करनी है। खैर मैंने तो ये छोटे छोटे फ्लेयर डाल के पाइप्स ऑलरेडी तैयार किए होते हैं, और जब भी मैं किसी जगह पे भी सोल्डरिंग या ब्रेजिंग करता हूँ तो मैं इन पाइप्स के ज़रिए बड़ी आसानी के साथ सोल्डरिंग और ब्रेजिंग कर लेता हूँ। अब बारी आई है जी आपको प्रैक्टिकल दिखाने की, किस तरीके से हमने एक्सटर्नल कंडेंसर को ऐड किया। उसके बाद इसके ऊपर हमने ब्रेजिंग कर दी और ब्रेजिंग के बाद इन्हीं टांकों के ऊपर हमने सोल्डरिंग भी कर दी है, ताकि जो लीकेज के चांसेस हैं वो कम से कम हों और हमारा जो फ्रिज है वो काफ़ी अरसा चलता रहे। मैं आपके सामने अभी जो रॉड इस्तेमाल कर रहा था पहले वो ब्रेजिंग थी, और उसके बाद हमने फ्लक्स के साथ ऊपर हल्की हल्की सोल्डरिंग कर दी है। और सोल्डरिंग इसलिए की ताकि जो हमारा जॉइंट है वो अच्छे तरीके से चलता रहे और उसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा हो। खैर ये आपके सामने मैंने सोल्डरिंग और ब्रेजिंग दोनों की हैं और जॉइंट आपके सामने है। जॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस तरीके से लगाए हैं कि हमारा पाइप जो है वो अंडर गेज ना हो। और सोल्डरिंग और ब्रेजिंग करने के बाद अब हमने यूनिट की लीकेज चेक करनी है और इसका जो हमने प्रेशर देना है। अब आप सोच रहे होंगे जी प्रेशर कितना देना है, तो प्रेशर दोस्तों आपके सामने देंगे और आपको एक पॉइंट दिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जब भी आप एक्सटर्नल कंडेंसर ऐड करें आपको किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो और किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े जी। तो अब बारी आ गया जी कंप्लीट यूनिट को हमने प्रेशर देना है। हमने प्रेशर दोस्तों देना है तकरीबन 40 PSI। प्रेशर देने के बाद अब हमने अपने जो जॉइंट्स लगाए हैं वो चेक करने हैं जी। तो आप लोगों के सामने अब मैं अपने जॉइंट्स चेक कर रहा हूँ। प्रेशर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है यूनिट को 40 PSI के करीब। तो अब हमने कंप्लीट यूनिट को प्रेशर देने के बाद अपने तमाम जॉइंट्स चेक कर लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो जॉइंट्स हैं वो आपके सामने हैं, किसी में भी कोई हल्की सी भी लीकेज नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने किसी भी फ्रिज का जो एक्सटर्नल कंडेंसर है वो ऐड कर लेना है। तो मेरे जो फ्रिज का कंप्रेसर के हिसाब से एक्सटर्नल कंडेंसर बनता था वो 1/10 का बनता था, लेकिन उसके बावजूद मैंने 1/8 का लगाया है, क्योंकि अगर कंडेंसर आपने लगाना ही है तो थोड़ा सा बड़ा कंडेंसर लगाएं जिससे आपका कंप्रेसर हीट अप नहीं होगा। अगर आप एक्सटर्नल कंडेंसर जो नया लगाना है वो छोटा लगाएंगे तो आपका जो कंप्रेसर है वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा। एक्सटर्नल कंडेंसर लगाने का मकसद ही यही है कि अगर आप सिंपल एक्सटर्नल कंडेंसर के ऊपर काम चलाएंगे तो आपका जो कंप्रेसर है वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए ही नया एक्सटर्नल कंडेंसर ऐड करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने हमने जॉइंट लगाए हैं और जॉइंट लगाने के बाद अब लीकेज चेक करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो जॉइंट्स हैं वो तमाम ड्राई हैं, किसी में भी लीकेज का कोई चांसेस नहीं है। इसके बाद अगर नेक्स्ट जो मरला है वो है जी वैक्यूम का। वैक्यूम कितना करना है, कैसे करना है, ये भी आपको मैंने बताया हुआ है और वीडियोस बनाई हुई हैं। तो मज़ीद मैं इस वीडियो में भी आपको दिखा रहा हूँ और कंप्रेसर का जो लोड है वो कितना है। तो इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए हमने यूनिट को वैक्यूम पे लगा दिया। मैक्सिमम आधा घंटा आपने वैक्यूम करना है। अगर हमने CTC से वॉश किया हो कोई भी यूनिट तो आपको चाहिए कि आप उसे 50 मिनट वैक्यूम करें। तो वैक्यूम कंप्लीट करने के बाद अब हम यूनिट को चलाएंगे और इसका जो रनिंग लोड है वो भी दिखाएंगे और यूनिट को रनिंग कंडीशन में दिखाएंगे जी। तो दोस्तों वैक्यूम कंप्लीट करने के बाद मैंने यूनिट में गैस चार्ज कर दी है और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मेरा यूनिट है वो रनिंग कंडीशन में है। और इसका जो रनिंग पॉइंट्स हैं एम्पेयर तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि पॉइंट्स में आते हैं ये वो 0.4 हैं और ये तकरीबन 0.6 पे तैयार हो जाएगा क्योंकि ये R600 का कंप्रेसर है।
तो इसी तरीके से दोस्तों अगर आपके रेफ्रिजरेटर में लीकेज का कोई भी मसला हो तो आपने फ्रीज़र को अलग प्रेशर देना है और इंटरनल कंडेंसर को अलग प्रेशर देना है। तो इस तरीके से आप यूनिट की लीकेज ट्रेस करने के बाद अपने फाइनली मराहिल को पहुंचेंगे कि लीकेज कहाँ पे है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है और आप पूरे लाहौर में कहीं भी काम करवाना चाहते हैं, वो भी अपने घर पे काम, तो हम आपके लिए हाज़िर हैं। किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो आपके फ्रिज में, आपके ओवन में, आपके एसी में और डीसी इन्वर्टर एसी में, उसके अलावा डीप फ्रीज़र वगैरह का काम और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का काम हम घर पे ही तसल्ली बख्श करते हैं। उसमें आपका यूनिट वर्कशॉप में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।